Hello, future officers. This is Jay Rohilla, and I welcome you all to Simply Crack Defense. दोस्तों, सीएपीएफ एक ऐसा एग्जाम बन गया है जिसमें पहले आने के लिए स्ट्रगल करो, काफी मेहनत करो, दिन रात एक करके एग्जाम निकालो और फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद लोगों को एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करो कि असिस्टेंट कमांडेंट किस चिड़िया का नाम है। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ जाओ, अपने आप को डीवाईएसपी बताओ, कभी एसीबी बताओ, कभी कभी अपने आप को मेजर कैप्टन भी बताओ। इन सब चीजों को बताकर अपनी पोस्ट को एक्सप्लेन करो। सोसाइटी को पता ही नहीं है कि कितना टफ एग्जाम निकाला है आपने, कितनी जिम्मेदारी वाली प्रेस्टिजियस सर्विसेज में आपका चयन हुआ है। अच्छा, लड़ाई यहाँ तक खत्म नहीं होती है, यहाँ पर भी लड़ाई नहीं रुकती है। जब आप अंदर आ जाओगे, डायरेक्ट ऑफिसर वर्सेस प्रोमोटी ऑफिसर्स, एलडीसी की लड़ाई शुरू हो जाती है। सीनियर पोजीशंस पर आईपीएस बैठे हुए हैं, उनसे अलग स्ट्रगल चल रही है। तो ये गस्टेड ऑफिसर्स अपनी आइडेंटिटी के लिए आज लड़ रहे हैं, ये जान के बहुत ही खुशी होती है। सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ये जान के काफी खुशी होती है। जो भी बच्चे सीएपीएफ के लिए तैयारी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे एवीकेएस एकेडमी की वीडियोस देखते हैं। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो देखी जिसमें एवीकेएस में एक सर सीएपीएफ पहचान के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि सर एस्पिरेंट्स के अंदर और सोसाइटी के अंदर सीएपीएफ को लेकर जिज्ञासा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और असिस्टेंट कमांडेंट्स को जो ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 5 या 6 या 7 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पर भी मुझको खुद को नहीं पता था कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या काम करते हैं। मैं सोचता था कि एक पुलिस, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पुलिस की वर्दी देखी थी जैसे कि ये है, तो मुझे लगता था कि ये भी एक पुलिस ही है। लेकिन अंदर जाके पता चला कि मोर ऑफ अ आर्मी लाइन पे ये चलती है। सीएपीएफ फौज की लाइन पे चलती है, ना कि पुलिस की लाइंस पे चलती है। तो अगर आपको ये पहला डाउट है कि सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट क्या करते हैं, तो वो फौज को लीड करते हैं। पुलिस, हमारा काम पुलिसिंग कम बल्कि आर्मी से ज्यादा प्रभावित रहता है। और पहले मेरे को ये भी नहीं पता होता था कि इंस्पेक्टर और एसीपी, डीएसपी या फिर असिस्टेंट कमांडेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि इंस्पेक्टर जो होता है वो भी 3 स्टार लगाता है और असिस्टेंट कमांडेंट भी 3 स्टार लगाता है। लेकिन एक सटल डिफरेंस क्या रहता है इस रेड और ब्लू चिंदी का। रेड और ब्लू चिंदी जो होता है वो इंस्पेक्टर लगाते हैं, और जब ये चिंदी हट जाती है तो आप एक गस्टेड ए ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट आप बन जाते हैं। इंस्पेक्टर भी गस्टेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। तो इस वीडियो में हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया हमारे इस सिपाही अफसर को क्यों नहीं जानती। सबसे पहला रीजन आ जाता है लो पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है सीएपीएफ के बारे में। लोगों को लगता है या तो ये आर्मी है या तो ये पुलिस है, क्योंकि कोई डिस्टिंक्ट हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। जब हम खाकी पहन लेते हैं तो हम डीवाईएसपी या एसीपी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और जब हम कैमो पहनते हैं तो आर्मी जैसे लगने लगते हैं। तो कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है नहीं, तो कॉमन आदमी पता बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा कि ये सीएपीएफ है या फिर पुलिस है या फिर आर्मी है। तो विजिबल डिफरेंस नहीं है यूनिफॉर्म के अंदर। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही आ गया कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है, इस वजह से पब्लिक अवेयरनेस भी कम है। और एक बड़ा मेजर रीजन ये रहता है कि अर्बन मीडिया कवरेज बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि जहां पर असिस्टेंट कमांडेंट्स डिप्लॉय होते हैं वो भारत के पिछड़े क्षेत्र हैं, या तो नक्सल जोन्स के अंदर हमारे अफसरों की तैनाती होती है, या फिर बॉर्डर्स के अंदर, या फिर जंगल्स के अंदर। तो यहाँ पर पब्लिक बहुत ही कम होती है, और जब भी ऐसा कोई काम करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय होता है, तो लोकल पीपल की हम क्या बात करें, जो मेजर न्यूज चैनल होते हैं आज तक से लेकर बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल, उनको भी नहीं पता चलता है कि ये आर्मी है या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है। और सीएपीएफ को सिर्फ एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह देखा जाता है, जबकि सिमिलर टेरेन में आर्मी भी काम करती है और सिमिलर टेरेन में सीएपीएफ के ऑफिसर्स और सीएपीएफ के जवान भी काम करते हैं। फिर भी उनकी पर्क्स के अंदर, उनकी पे के अंदर, उनके अलाउंसेस के अंदर काफी डिफरेंस पाया जाता है। मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें तो हमारी मीडिया आईएएस, आईपीएस और आर्मी ऑफिसर्स को ही सेलिब्रेट करती आई है। सीएपीएफ को बहुत ही रेयरली हाईलाइट किया जाता है, और जब शहीद भी हो जाते हैं तो भी सीएपीएफ के जवान और अफसर्स का नाम ओवरशैडो कर दिया जाता है। और इवन सीएपीएफ आर्मी लाइन पे चलती है, लेकिन हमारे जवानों की शहादत को शहादत नहीं माना जाता, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हमारे ऑफिसर्स भी नक्सल्स प्रभावित एरिया में मारे गए हैं, कश्मीर वैली में भी मारे गए हैं, हमारे जवान भी मारे गए हैं, लेकिन उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता। तो इस केस के अंदर हमारी हालत भी अग्निवीर जैसी ही हो चुकी है। अच्छा, सबसे बड़ा रीजन नॉन रिकॉग्निशन का है हिस्ट्री। सबसे बड़ा रीजन मैं इसी को ही मानता हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी और पुलिस की बहुत गहरी और रिच हिस्ट्री रही है। आज की इंडियन आर्मी
कि अगर हम बात करें तो उनका इतिहास ब्रिटिश राज से शुरू होता है। तो 250 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री रही है। तो लोगों को पता है कि आर्मी क्या है। और अगर हम पुलिस की बात करें, 1861 के अंदर इंडियन पुलिस एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स लाए थे। तो 170-180 साल हो चुके हैं मॉडर्न इंडियन पुलिस सिस्टम को भी। तो कॉमन आदमी को पता है कि एसपी क्या है, आईजी क्या है, थानेदार क्या है। तो पुलिस के बारे में और आर्मी के बारे में हिस्टोरिकली इंडियन जनता को पता है। लेकिन सीएपीएफ का जन्म बहुत ही रीसेंट है, सिर्फ 14 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री रही है। क्योंकि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये जो नॉमेनक्लेचर है 2011 में क्लियरली यूज किया गया और अलग अलग फोर्सेस को इसके अंदर गठित कर दिया गया। मैंने डिफरेंट फोर्सेस की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है पिछली वीडियो के अंदर। अलग अलग फोर्स अलग अलग टाइम पे बनी। एसएसबी 1963 के अंदर, फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबके सब जो सारी फोर्सेस हैं अलग अलग टाइम पर इनका गठन हुआ। सीआईएसएफ का गठन अलग हुआ और उसके बाद 2011 के अंदर इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोला गया। पहले इनको सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते थे, सीपीएमएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले इनको बोलते थे। अब इनको सीएपीएफ बोला गया। तो पहले सरकार ही क्लियर नहीं थी कि भाई इनको क्या बोला जाए, लेकिन फाइनली इनको एक आइडेंटिटी, एक फाइनल आइडेंटिटी सीएपीएफ मिल चुकी है। और इतिहास इनका ज्यादा गहरा नहीं है। अगर हम सीएपीएफ के बारे में बात करें, इंडिविजुअल फोर्सेस का इतिहास बहुत गहरा है और मैंने आपको पिछली वीडियोस के बारे में भी बताया है। लेकिन जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो आज भी आने शुरू नहीं हुए हैं। आज भी जैसे आईपीएस और आईएएस की बहुत बढ़िया लॉबी है, ऐसी कोई लॉबी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की नहीं है। सीएपीएफ की कोई भी लॉबी नहीं है। आईएएस आईपीएस की लॉबी बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल बैकिंग भी मिलती है। और सीएपीएस ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के इन्फ्लुएंस के बाहर ही रहते हैं, तो डेफिनेटली इनको इतनी तवज्जो नहीं मिला करती। ऑर्गेनाइजेशनली भी इनको नेग्लेक्ट किया गया, प्रमोशंस डिले होते गए, आईपीएस को लेटरल एंट्री मिलती गई। और आज भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, ओ गैस का इम्प्लीमेंटेशन बचा हुआ है। बहुत बढ़िया खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली बोला कि ओ गैस के सारे बेनिफिट्स सीएपीएफ को मिलने चाहिए। लेकिन रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 2 आईजीज 5 साल के लिए एसएसबी के अंदर डेपुटेशन पे भेजे जा रहे हैं और बहुत टाइम के बाद एक कमांडेंट भी सीएपीएफ में भेजे जा रहे हैं। एसएसबी में रिसेंटली एक ट्रांसफर किया गया 2016 आईपीएस बैच के एक ऑफिसर को एसएसबी के अंदर कमांडेंट बनाकर भेजा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत सही नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा हो कैसे पा रहा है? क्योंकि कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है सर्विस रूल्स को बनाने का। जब ये सर्विस रूल्स बन जाएंगे तो ये चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो अभी सीएपीएफ के ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं, इन द फ्यूचर ये सब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं। सरकार साथ दे या ना दे, लेकिन कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथ है। जब सर्विस रूल बन जाएंगे तो चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ये सब कुछ हो कैसे पाता है? लॉबी की वजह से, क्योंकि आईएएस आईपीएस की लॉबीज बहुत स्ट्रांग है। ये अपने बेनिफिट्स कभी नहीं छोड़ेंगे। फाइनली 2 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमको रिकॉग्निशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा जब आपका काम बहुत ज्यादा उजागर होगा। तो आपका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले हम सीएपीएफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पहले भी करती रही हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्शन बेटर नहीं था। पता ही नहीं था कि कौन लोग हैं जो कि इतने अच्छे से इलेक्शंस करवा दे रहे हैं, कौन लोग हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, कौन लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। तो प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने काम को अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे, तब जाके आपका काम को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगी। क्योंकि काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्शंस पे हमको ध्यान देना है, हमको ड्यू रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। और दूसरी चीज मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हर साल सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आती है, 10 लाख लोग नोटिफिकेशन देख के भरते भी हैं। तो आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन 3 ग्रुप ए सर्विसेज के बाद आपको कितनी ग्रुप ए सर्विसेज पता है, ये मुझे बताएं। हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट एक गस्टेड ऑफिसर है और ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन 23 सर्विसेज का नोटिफिकेशन हर साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन में आता है। 23 सर्विसेज का, जिनमें से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, पोस्टल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैफिक, पर्सनल अकाउंट्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। सो ये सारी ग्रुप ए सर्विसेज भी उस नोटिफिकेशन में आती हैं। तो
क्या आपको इन सारी ग्रुप ए सर्विसेज के बारे में पता था? लेकिन आपको असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जरूर पता था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रिकॉग्निशन के पीछे नहीं भागना। ये सारे भी गस्टेड ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, और बहुत से लोग इनको नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक, अगर ये लोग अच्छे से काम ना करें तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों, काम से आपकी वैल्यू होती है। अगर आप काम अच्छा करोगे, रिकॉग्निशन आपको जरूर मिलेगी। सो ये कुछ रीजंस थे जो कि मेरे दिमाग में आए। और भी कोई रीजन अगर मेरे से छूट गया हो और आपके दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी बात पे मैं आपसे लेता हूं अलविदा। थैंक यू एंड जय हिंद।